सभी भाई बहनों को नमस्कार। अपन ने कल प्रीपोजिशन की थोड़ी क्लास कर ली थी। आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद कल की क्लास में अपन आर्टिकल और प्रीपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे कल की क्लास पर किसी का कमेंट आ रखा था कि रिजेक्शन मेथड से क्वेश्चन सोल्व करवाना बताओ। तो आपको बता दूं कि इंग्लिश और मैथ में क्वेश्चन रिजेक्शन मेथड से ही होते हैं। मतलब दो ऑप्शन तो क्लियरली रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब क्लियरली अपन को समझ आ जाते हैं कि हाँ इनमें से तो नहीं होना। कन्फ्यूजन मेनली दो ऑप्शन बचे हुए दो ऑप्शन में ही होता है। तो उसके लिए अपन कल पीवाईक्यू की जो क्लास लेंगे उस पे आराम से देख लेंगे उस मेथड से क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। ऐसे ही मैथ में ज़्यादातर क्वेश्चन अपने ऑप्शन को देखकर ही करने वाले हैं। तो जब मैथ करेंगे तो तो वहाँ पे समझ लेंगे कि ऑप्शन को देख के कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अभी इस टाइम जितनी वैकेंसीज आ रखी हैं तो राजस्थान की मैं ये कहूँगी कि राजस्थान के इतिहास में शायद ही कभी एक साथ इतनी बम्पर वैकेंसीज आई हो। तो ये टाइम वेस्ट करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो तो अपन बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। प्रीपोजिशन अपने कल स्टार्ट करा था, 3 स्लाइड कर भी ली थी, लेकिन उनको ही एक बार थोड़ा देख लेते हैं। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन वगैरह तो अपन ने देख ही ली थी, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं बिल्कुल। बिटवीन, अमंग। प्रीपोजिशन वैसे बहुत सी हैं, बट आपको पढ़ने के लिए सारा मतलब सारा मटेरियल दे दिया गया है, लेकिन फिर भी जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं या जहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है तो उनको अपन बिल्कुल क्लियरली बताते चलेंगे यहाँ से कि यहाँ से बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ सकता है या यहाँ से आते रहते हैं। तो सबसे पहले जैसे बिटवीन अमंग, ये क्या हो गया? हाँ, बिटवीन अमंग, बिटवीन और अमंग। बिटवीन अमंग मतलब ये अपन ने कल बता दिया था कि दो के रेफरेंस में बिटवीन होता है। दो से ज़्यादा के रेफरेंस के संदर्भ मतलब रेफरेंस मतलब संदर्भ। किसी का कमेंट आया था, ये इतना सा उसने स्क्रीनशॉट डाल के पूछा था कि इनको हिंदी में भी बताओ। तो एक और बता दूं कि आपके कमेंट्स को बिल्कुल हम मतलब कंसीडर कर रहे हैं। मैंने अपना पर्सनल टेलीग्राम लिंक भी अपने जो ग्रुप है टेलीग्राम का उस पर शेयर किया है, तो आप अपनी बिल्कुल क्यूरीज कमेंट्स या कोई भी फीडबैक हो जेन्युइन उसको आप शेयर कर सकते हो। अपन बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे उसको। तो जैसे उन्होंने बोला था तो आज उनको हिंदी में भी लिखवा दिया है। तो दो के संदर्भ में बिटवीन, दो से ज़्यादा के संदर्भ में अमंग। जैसे टेस्ट मैच वाज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया टेस्ट मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मतलब दो के बीच में खेला गया तो बिटवीन आ गया। ऐसे स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट्स, मतलब जो मिठाइयाँ हैं वो विद्यार्थियों के बीच बांटी गई। विद्यार्थी मतलब दो, ओबियसली दो से ज़्यादा, तो यहाँ पे अमंग आ गया। जल्दी जल्दी देख लेते हैं इनको। बेसाइड और बेसाइड्स, बेसाइड मतलब के पास या समीप, जैसे किसी को पास बैठाना या मतलब किसी के पास बैठना। और बेसाइड्स मतलब इसके अतिरिक्त, जैसे ही सेट बेसाइड मी, कि वह मेरे पास बैठा। ऐसे बेसाइड हिज पेरेंट्स हिज फ्रेंड वाज ऑल्सो प्रेजेंट, मतलब उसके माता पिता के अलावा उसका दोस्त भी वहाँ प्रेजेंट था। तो बेसाइड और बेसाइड्स इस एग्जाम्पल से क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप दोनों के बीच में डिफरेंस। फोर और सिंस, यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लगभग एग्जाम में आते रहते हैं फोर और सिंस। जैसे फोर होता है पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कोई भी समय की अवधि। समय की अवधि जैसे 2 घंटा, 2 दिन, 2 वर्ष, 2 महीने, ये अवधि होती है। ऐसे ही सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 7 o'clock मंडे, या 7 सितंबर या 1990। ये मतलब क्लियर एक पॉइंट है, टाइम का एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम, वहाँ पे सिंस आता है। और एक अवधि दी भी हो 2 घंटे, 2 वर्ष, तो वहाँ पे फोर आता है। दोनों के बीच क्लियर है डिफरेंस। ये बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू भी हो जाएगा। सी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years, 10 years आया तो फोर, और 2009 आया तो सिंस। अब नोट करके एक और लिखवाई थी कि सिंस इज ऑल्सो यूज टू डिनोट रीजन, मतलब सिंस का प्रयोग रीजन को, जिनको
इनको डिनोट करने के लिए भी होता है, जैसे सिंस आई वाज अनवेल आई डिडंट टेक द टेस्ट, कि मैं मतलब मेरी कंडीशन सही नहीं थी या मैं बीमार था इसलिए मैंने टेस्ट नहीं लिया। अक्रॉस और थ्रू बिल्कुल आपको छोटे छोटे डायग्राम बना के समझा रखा है, तो आप डायग्राम एक बार डायग्राम को देख लोगे तो भी दिमाग में आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे अक्रॉस मतलब कोई भी ओपन एरिया को क्रॉस करना, जैसे रोड को क्रॉस करना, नदी को क्रॉस करना। ऐसे थ्रू मतलब क्लोज एरिया, जैसे कोई टनल को क्रॉस करना, जैसे कोई ट्रेन टनल से पास हो रही है, या जैसे वाटर वाटर फ्लोइंग थ्रू थ्रू पाइप, अपन बोलते भी कॉमन है ये तो बोलते भी हैं थ्रू पाइप। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों का। स्विम अक्रॉस द रिवर मतलब तैरकर नदी को पार करना, देन अक्रॉस। एंड द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल मतलब ट्रेन कहाँ से पास हो रही है, टनल से, तो थ्रू आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अक्रॉस के दो और मीनिंग होते हैं। फर्स्ट होता है कि अपोजिट साइड मतलब विपरीत दिशा में कोई भी चीज़, जैसे रोड के कोई उस साइड खड़ा है या किसी का घर रोड के उस साइड है, अपोजिट साइड है, तो उसके लिए क्रॉस का क्रॉस यूज में लेते हैं। जैसे ही इज वेटिंग मी अक्रॉस द रोड मतलब रोड के उस तरफ वो मेरा वेट कर रहा है, तो यहाँ पे अक्रॉस आ गया। या हिज हाउस इज अक्रॉस द रोड मतलब उसका घर रोड के उस दिशा में है या विपरीत दिशा में है, तो इस सेंस में भी अक्रॉस आता है। या बोथ साइड, ये एग्जाम्पल भी कई बार आ जाता है कि ए ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज्ड एन एक्सीडेंट, कि मतलब एक पेड़ रेलवे लाइन पे गिरा जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ। क्लियर है ये भी आपको बिल्कुल। अब ओन अपोन और ओवर ये भी तीनों क्लियर हैं बिल्कुल डायग्राम से। जैसे ओन मतलब कुछ भी, कोई सरफेस पे कुछ भी चीज़ स्टेबल है, और अपॉन मतलब मोशन करके, मोशन करके किसी पे मतलब कोई झपट रहा है या मोशन करके कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो अपॉन। और ओवर मतलब किसी चीज के जस्ट सीधा ऊपर, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नहीं है दोनों के बीच में। जैसे कि अभी मेरे हेड और फैन के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फैन जस्ट मेरे ऊपर चल रहा है, तो उसके लिए ओवर होगा। या जैसे स्काई क्लाउड्स जस्ट मेरे हेड के ऊपर है, तो उसके लिए भी ओवर होगा। ऐसे ही ओवर और अबो में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कि जैसे फैन है वो जस्ट जस्ट मतलब उसके सिधाई में खड़ी हूँ मैं, तो ओवर। लेकिन जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं या एरोप्लेन जा रहा है, तो वहाँ पे अबव होगा। अबव का एग्जाम्पल अपन आगे लेंगे, वहाँ फिर से अच्छे से समझ लेंगे। तो इन दोनों तीनों में डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो। डिफरेंस समझ आ गया होगा आपको। देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक मतलब टेबल पर है, स्टेबल अवस्था में है। द केट जम्प्ड अपॉन द रेट, वही जम्प्ड देन अपॉन। फैन इज ओवर माई हेड, ये एग्जाम्पल अपन ने बोला भी। ऐसे ही नोट करके दो और लिखे हैं, थोड़ा सा देख लो इनको भी। एक मतलब नॉर्मल जनरल अंडरस्टैंडिंग ही बनती है पढ़ते रहने से। अब बल्कि जो भी अच्छे आएंगे या जहाँ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, मैं वो क्लियरली आपको वहाँ पे मतलब स्टार लगा के या कुछ भी आपको अलग से नोट करवा दूंगी कि यहाँ से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं या बार बार आ रहे हैं। तो जैसे कि वी डिस्कस द मैटर ओवर ए कप ऑफ टी, मतलब चाय पीते पीते अपन ने कुछ डिस्कस करा है, तो मतलब ऐसे बोलते भी तो हैं कि ओवर ए कप ऑफ टी वी विल डिस्कस दिस। तो वी डिस्कस द मैटर ओवर ए कप ऑफ टी मतलब चाय पीते पीते अपन ने कुछ डिस्कस करा है, तो उसके लिए यहाँ पे ओवर आता है। ऐसे वी नीड ए स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल ओवर अस, मतलब हमें हमारे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल चाहिए, मतलब टू कंट्रोल करने के लिए, तो उस सेंस में भी यहाँ पे ओवर आ गया। वी नीड ए स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल ओवर अस। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। यहाँ इससे पहले तक कल कर भी लिया था, थोड़ा सा फिर से देख लिया एक बार। ये यहाँ से आज का स्टार्ट हो रहा है। अबव बिलो दोनों अपोजिट मीनिंग है, अबव और बिलो। तो अबव होता है मतलब जैसे मैंने बताया था कि
ओवर मतलब जैसे फैन मेरे हेड के ऊपर चल रहा है, जस्ट मतलब बिल्कुल सीध में चल रहा है, कोई टच नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन जस्ट सीधा ऊपर चल रहा है। वैसे ही अगर एरोप्लेन पास हो रहा है या स्काई में बर्ड्स उड़ रहे हैं तो उनके लिए फिर अबव होता है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते ना बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से ही जहाज जा रहा है, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर ही बर्ड्स उड़ रहे हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल लिया है अबव का, वही स्पर्श किए बिना ऊपर, ऊपर कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे, नोट मतलब जस्ट डायरेक्ट मतलब सिधाई होना जरूरी नहीं है। देन अबव, अबव का प्रयोग होता है, जैसे द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, अबव आ गया। और मूल्य संख्या और वजन में अधिक हो, मूल्य संख्या और वजन वजन में अधिक हो, जैसे कि अपने को बोलना है कि टेम्परेचर ज़्यादा था तो इसके लिए अबव आता है, द टेम्परेचर इज अबव एवरेज, मतलब एवरेज से ज़्यादा है तो इस सेंस में अबव आता है। प्रे या श्रेष्ठ के अर्थ में भी, हिज कंडक्ट इज अबव सस्पिशन, सस्पिशन होता है संदेह, कि मतलब कंडक्ट मतलब आचरण, कि उसका आचरण संदेह से प्रे है, या मतलब किसी का आचरण अच्छा बताने के लिए कहते हैं ना कि उस पर संदेह नहीं किया जा सकता, उसका आचरण संदेह से प्रे है, तो यहाँ भी अबव का प्रयोग होता है, हिज कंडक्ट इज अबव सस्पिशन। मनीष इज अबव 50, किसी की एज बताने के लिए कि वो मतलब 50 साल से ज़्यादा है, तो यहाँ पे अबव। ऐसे ही बिलो, बिलो मतलब लोअर इन रेट वैल्यू और इम्पोर्टेंस, जैसे मैं बोलूँ कि एक कैप्टन इज बिलो ए मेजर, मतलब मेजर जो कैप्टन है वो मेजर के अंडर होता है, तो इसके लिए लिखा है कि एक कैप्टन इज बिलो मेजर। ऐसे ही दिस इज बिलो माई डिग्निटी, डिग्निटी होती है मर्यादा, तो दिस इज बिलो माई डिग्निटी मतलब ये मेरी मर्यादा के नीचे है, या जैसे अपन बोलते हैं ना ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उस सेंस में दिस इज बिलो माई डिग्निटी, यहाँ भी बिलो हो गया। दिस पेन इज बिलो 10 रुपीज़, मतलब ये पेन 10 रुपये से कम का है, तो इस सेंस में भी बिलो हो गया। एक बार आप रीडिंग कर लोगे तो दिमाग में रह जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एग्जाम में क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, कभी भी अपन किसी भी एग्जाम के लिए 100% कवर नहीं कर सकते, अपन बस ट्राई करते हैं कि जितना पढ़ा है वो अच्छा पढ़े और उससे मतलब लगभग कवर हो जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अंडर, अंडर ये बहुत इजी है, अंडर मतलब नॉर्मल अपन बोलते भी रहते हैं, जैसे वी आर सिटिंग अंडर द ट्री, अगर अपन किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं तो ये बोलते हैं कि वी आर सिटिंग अंडर द ट्री, इस सेंस में आता है। कम होने के अर्थ में आता है, जैसे इससे याद रह जाएगा, देखो ई इज अंडर एज, अंडर एज तो बोलते ही हैं 18 साल से कम वालों को, ऐसे तो बोलते हैं अंडर एज। वैसे ही इज अंडर 30, 30 साल से कम का है तो अंडर 30। ऐसी अवस्था बताने में भी, जैसे यू आर अंडर अरेस्ट, ये तो सबको ही पता है, यू आर अंडर अरेस्ट। ऐसे ही कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन मतलब अवस्था बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए, द हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब अभी घर निर्माणाधीन है, कंप्लीट नहीं हुआ है कंस्ट्रक्शन, उसकी स्टेट बताने के लिए भी अंडर आता है, तो द हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ऐसे इन और इनटू, जैसे अपन ने वहां पे पढ़ा था ऑन और अपॉन, सेम वही है, ऑन मतलब स्टेबल है, अपॉन मतलब मूवमेंट करके आ रहा है, तो वही है यहाँ पे। इन मतलब स्टेबल है किसी चीज के अंदर, जैसे विद्यार्थी क्लास के अंदर बैठे हैं, इनटू मतलब मूवमेंट करके आ रहा है, मतलब कोई विद्यार्थी क्लास के अंदर आ रहा है तो वहाँ पे इनटू। जैसे वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, अगर क्लासरूम में बैठे हैं तो इन, और द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, मतलब जम्प्ड इनटू द रिवर, देन इनटू। बिल्कुल याद रह जाएगा आपको, डायग्राम से ही बहुत क्लियर हो रहा है, थोड़ी इतना ध्यान से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बाई और विद, बाई जैसे कोई कर्ता के साथ, डूअर के साथ, जो आदमी काम करता है उसके साथ बाई, और जिस इक्विपमेंट को या उपकरण को का प्रयोग करके वो काम कर रहा है उसके साथ विद। जैसे एक ही एग्जाम्पल में दोनों को कवर किया है, देख लेते हैं कि जैसे द स्नेक वाज किल्ड बाय हिम विद ए स्टिक,
कि मतलब स्नेक उसके द्वारा मारा गया, और किसके, स्टिक के साथ, छड़ी के साथ। तो हिम यहाँ पे कर्ता हो गया तो बाई आ गया, और स्टिक यहाँ पे इक्विपमेंट है जिससे उसने काम किया है, तो उसके साथ विद आ गया। क्लियर है बिल्कुल। ऐसे ही एट और इन, एट और इन का देख लेते हैं कि एट मतलब यूज्ड विद रिलेटिवली लार्ज, रिलेटिवली स्मॉलर टाउन, स्मॉलर टाउन से पहले एट, और इन मतलब यूज्ड विद रिलेटिवली बिगर प्लेस। जैसे कि अपन बात करें राजस्थान, तो राजस्थान से पहले इन आएगा, लेकिन अगर जयपुर की बात करें तो उससे पहले एट आएगा। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रहा एग्जाम्पल, आई एम लिविंग एट वैशाली नगर इन जयपुर। मतलब मैं वैशाली नगर जयपुर का ही जस्ट एक स्मॉल सा पार्ट है, तो वैशाली नगर से पहले एट आ गया और जयपुर से पहले इन। ऐसे ही मैंने बताया था आपको कि जहाँ से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं या आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, वो आपको क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा। तो वो केस ये रहा, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। आरएस में भी क्वेश्चन आया है यहाँ से। दोनों का मतलब एक ही होता है, इसके बावजूद। तो आप बोलोगे फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वो है समझने लायक कि कैसे आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। मतलब अ, अपन मतलब अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते कि मतलब किस पार्ट में एरर है। लेकिन अगर अपन क्लियरली कुछ पॉइंट्स है जिनको दिमाग में रखेंगे, तो अपन क्लियरली वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एरर कहाँ पे है। जैसे कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, मतलब बहुत हार्ड वर्क के बावजूद वह फेल हो गया। डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, दोनों मतलब धनवान होने के बावजूद वह खुश नहीं है। दोनों का एक ही मतलब है, इसके बावजूद। लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं उस वो ये लाइन है नोट वाली कि डोंट यूज ऑफ विद डिस्पाइट। वो एग्जाम में क्या करते हैं, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा के दे देते हैं, और डिस्पाइट कभी भी ऑफ नहीं लेता। एरर यही होती है, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एट, इन और ऑन, इन तीनों को भी एक साथ ले लिया है। एट, इन और ऑन। एट मतलब एग्जैक्ट टाइम, जैसे एग्जैक्ट टाइम मतलब 7 o'clock। इन मतलब आवर में टाइम दिया हो, वही तो एग्जैक्ट टाइम होता है, उससे पहले एट। इन मतलब मंथ या ईयर से पहले इन आता है, और डे और डेट से पहले ओन आता है। जैसे सारे लिए हैं, आई रिच दिल्ली एट 7 o'clock, 7 o'clock मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, तो उससे पहले एट आ गया। मई 2005 ये ईयर है, मंथ है, तो दोनों से पहले इन आ गया। मंडे डे है और ये डेट है, दोनों से पहले ओन आ गया। ये अपन ने ऊपर लिखा है, इन सारों के एग्जाम्पल भी कवर कर लिए हैं। ऐसे ही जैसे एट है, इसका भी जैसे एट का प्रयोग इनके साथ भी होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। जैसे कि एट डॉन, डॉन मतलब जैसे सुप्रभात, जैसे सूर्योदय से पहले का टाइम होता है डॉन। ऐसे डस्क, डस्क जो शाम को रात्रि और संध्या के बीच का टाइम होता है, जिसको गोधूली बेला बोलते हैं, वो होता है डस्क। डस्क सनराइज और सनसेट हो ही गया। नून दिन के 12 बजे, मिडनाइट रात के 12 बजे। इनसे पहले मतलब मिडनाइट, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो मतलब जिनसे पहले एट आता है। थोड़ा इनको ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं कि जैसे एट कब आता है एग्जैक्ट टाइम, जैसे 7 o'clock। वैसे ही ये भी जैसे कुछ कुछ फिक्स से टाइम होते हैं। जैसे आ, जैसे देख सकते हैं मिडनाइट मेनली जैसे रात के 12 बजे को बोलते हैं, नून जैसे दिन के 12 बजे को बोलते हैं। सनसेट भी ऐसे फिक्सा होता है कि सनराइज कब होना है, सनसेट कब होना है। डस्क डॉन इन सब के टाइम फिक्स से होते हैं, तो ऐसे भी इनको याद रख सकते हैं कि इनसे पहले एट आएगा। ऐसे ही मॉर्निंग इवनिंग के साथ इनका प्रयोग होता है, ये तो नॉर्मली है, अपन बोलते भी रहते हैं इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग, तो इनमें तो कुछ याद करने का है भी नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। हाँ, बाई और इन। बाई मतलब के द्वारा, और इन मतलब में। जैसे मैं बोलूँ आई एम सिटिंग इन द कार, मतलब मैं कार में बैठी हूँ, तो उसके लिए इन आ गया। या आई एम गोइंग बाई कार, मैं कार के द्वारा जा रही हूँ, तो उस सेंस में बाई।
टू डिनोट्स डेस्टिनेशन, मतलब गंतव्य को दर्शाता है। जैसे राम इज गोइंग टू कॉलेज, अगर वो कॉलेज जा रहा है तो यहाँ पे टू आ गया। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं, जैसे गो, कम, स्पीक, राइट, लिसन, से, टॉक, रिप्लाई, कंप्लेन, एक्सप्लेन। जैसे गो टू, कम टू, स्पीक टू हिम, राइट टू हिम, लिसन टू हिम, से टू हिम, टॉक टू हिम, रिप्लाई टू हिम, कंप्लेन टू हिम या एक्सप्लेन टू हिम। इनके बाद में, इन क्रियाओं के बाद किसी व्यक्ति को संबोधित करें, व्यक्ति को संबोधित किया जाए तो इनके बाद टू का प्रयोग होगा। ये बिल्कुल आप थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तो सब दिमाग में रह जाएगा। ऐसे ही तो बोलते हैं कि कंप्लेन टू हिम, एक्सप्लेन टू हिम या रिप्लाई टू हिम, टॉक टू हिम। तो वही वर्ड है, बस इनको एक साथ लिख दिया। जब मतलब टू का आया तो ये सारे दिमाग में आए तो इनको एक साथ लिख दिया कि आप एक बार पढ़ लो इनको भी, ताकि दिमाग में रहे। जैसे कि ऑल द स्टूडेंट्स कंप्लेन टू द हॉस्टल वार्डन, मतलब सभी, वही आ गया कंप्लेंट। कंप्लेन अपन ने यहाँ पे कवर किया है। मैनी टाइम्स वी हैव रिटन टू द डीओ, मतलब बहुत बार हम डीओ को लिख चुके हैं, तो रिटन, रिटन टू, राइट आ ही गया। तो एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, और अपन PYQ करेंगे वहाँ पे बिल्कुल देखते रहेंगे कैसे अपन जो कर रहे हैं वो कवर हो रहा है। आउटसाइड होने पर टू आता है। जैसे मैं बोलूँ तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया या श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, तो इस सेंस में भी टू आता है। ये आप ध्यान रख लेना बिल्कुल। तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया या श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। ऐसे ही एग्री, ये तीन वर्ड हैं, एग्री, एंग्री और अनोई। इन तीनों को अपन एक साथ करेंगे। एग्री का मतलब सहमत होना, एंग्री का मतलब नाराज होना, नहीं, एंग्री का मतलब गुस्सा होना, और अनोई का मतलब नाराज होना, केवल मतलब झगड़ा करना। तो जैसे एग्री, अगर देखो, ये एग्री मतलब सहमत होना, सहमत होना, गुस्सा होना या नाराज होना। अगर ये तीनों अपन किसी, या तो किसी चीज के साथ अपन सहमत हो सकते हैं, या उस पर गुस्सा हो सकते हैं या नाराज हो सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति के साथ सहमत हो सकते हैं, उससे गुस्सा हो सकते हैं या नाराज हो सकते हैं। तो अगर अपन तीनों में देखो, पर्सन अगर है तो तीनों में विद आएगा, पर्सन है तो। और एग्री मतलब किसी चीज से सहमत हो रहे हैं तो टू। जैसे आई एम एग्री टू योर प्रपोजल, ऐसे ही मतलब गुस्सा है, एंग्री गुस्सा है या नाराज है किसी चीज से, वस्तु पर, तो एट। बोलते भी तो हैं अपन, उस पर, मैं उस पर नाराज हूँ या मैं उस पर गुस्सा हूँ, तो एट, दोनों में एट थिंग्स, ऐसे याद रह जाएगा। और ज़्यादा रटने की बजाय तो थोड़ा एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक बार मतलब साथ तो इसलिए ले लिया कि जैसे प्रीपोजिशन में, जैसे एंग्री, जैसे टू वाला आ गया तो उसमें दे दिया कि एंग्री के साथ आता है या एग्री के साथ है, अनोए के साथ आता है। तो अपने यहाँ पे क्या करा, एक साथ ले लिया इनको, ताकि समझने में बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे क्यूरल देख लो, क्यूरल मतलब झगड़ा करना। तो जैसे किसी वस्तु के लिए झगड़ा कर रहे हैं तो वहाँ पे ओवर, और किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं व्यक्ति के साथ तो विद। आप चारों ही एग्जाम्पल में देख सकते हो कि पर्सन के साथ विद ही आया यहाँ पे। भले ही अपन उससे एग्री हैं, मतलब सहमत हैं, या गुस्सा है या नाराज है या झगड़ा कर रहे हैं, केवल मतलब तीनों में मतलब पर्सन के साथ, चारों में मतलब पर्सन के साथ विद आया है। थिंक के केस में जरूर थोड़ा मतलब अलग अलग है, इन दोनों में एट है। और एग्री, एग्री वाला तो वैसे याद रह जाएगा, बोलते ही हैं आई एम एग्री टू दिस प्रपोजल, ऐसे करके हो गया ये। और अपन एग्जाम्पल करेंगे वहाँ पे और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एक और है वहाँ पे भी, एक और बचा है, ये फेमिलियर। इसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। फेमिलियर, फेमिलियर टू, अगर किसी, फेमिलियर का मतलब बता परिचित। अगर अपन किसी व्यक्ति से परिचित हैं तो वहां पे टू आता है, और किसी वस्तु से परिचित हैं तो विद आता है। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम फेमिलियर टू हिम, मैं उसे परिचित हूँ, या मैं बोलूँ आई एम फेमिलियर दिस बोर्ड,
मैं इस बोर्ड से परिचित हूँ, मतलब मैं ऑलरेडी इसके बारे में मेरे को नॉलेज है। फेमिलियर विद वस्तु के लिए और फेमिलियर टू व्यक्ति के लिए। तो एग्जाम्पल भी लिए हैं और पीवाईक्यू में आएंगे वहाँ पे और कवर कर लेंगे इसको अच्छे से। तो देखते हैं। दे क्यूल्ड फॉर देयर प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे फोर नहीं आएगा, मतलब वस्तु के लिए है तो ओवर। अभी अपन पढ़ के आए हैं कि वस्तु के लिए ओवर और पर्सन के लिए विद। तो दे क्यूल्ड ओवर देयर प्रॉपर्टी सही होगा, ये गलत है, ये सही है। वी कांट वी कांट एग्री फ्रॉम योर फादर्स प्रपोजल, मतलब हम आपके फादर का जो प्रपोजल है उसे सहमत नहीं हो सकते। तो एग्री के साथ टू आता है। अपन ने पढ़ाई है एग्री, एंग्री, एग्री, एंग्री और अनोई। अगर किसी पर या क्यूअर्ड किसी पर्सन के साथ है तो विद, और थिंग्स के केस में अलग अलग होता है। जैसे एग्री हो तो थिंग्स, हो तो टू। वैसे ही एंग्री और अनोय में एट, और उसमें क्यूअर्ड में ओवर। अब अलोंग, ये हो गया आपको क्लियर? और भी हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी ये चार पांच जस्ट लिखे है ना मैंने, ये चार पांच, इनमें से ही बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कल अपन करेंगे तो देखना आप कितने सारे क्वेश्चन इनमें से आए हुए मिलेंगे, सीधे के सीधे। तो वहाँ पे अपन अच्छे से कर लेंगे इनको, और भी अच्छे से समझ लेंगे। अब अपन आगे चलते हैं। अलोंग, अलोंग जैसे अलोंग, अलोंग, अलोंग मतलब साथ साथ। जैसे कि कोई मतलब जैसे किसी चीज को क्रॉस करना होता है, ब्रिज को, रिवर को, रोड को, तो क्रॉस करते हैं। लेकिन किसी रोड के साथ साथ चल रहे हैं तो वहां पे अलोंग आता है। जैसे कि ही वॉक्स अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ चलने के सेंस में अलोंग। वहां पे क्रॉस करा तभी मेरे दिमाग में चल रहा था कि अलोंग को भी लेना है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया अलोंग को। एक बार आप पढ़ लेना अलोंग को भी। अगेंस्ट, अगेंस्ट होता है के विपरीत, इसका तो सबको पता ही होगा मीनिंग तो। इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट, मतलब जो नदी की धारा होती है उसके धारा के अगेंस्ट सेल करना डिफिकल्ट होता है, नाव चलाना डिफिकल्ट होता है। तो अगेंस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे विपरीत, धारा के विपरीत नाव चलाना डिफिकल्ट होता है। आम अगेंस्ट टेररिज्म, ये सिंपल है ही स्टेटमेंट, मैं टेररिज्म के अगेंस्ट हूँ। अगेंस्ट सारे के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे ऐसे मैं बोलूँ कि मतलब डोंट स्टैंड अगेंस्ट बोर्ड, मतलब इसका सहारा लेके खड़े मत हो वो। या डोंट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, यू मे फॉल डाउन, मतलब रेलिंग का सहारा लेके खड़े मत हो वो, आप गिर सकते हो। तो अगेंस्ट सारे के लिए भी यूज में आता है। विद, विद के दो दो सेंस में आता है, किसी के साथ या किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा काम हो। जैसे आई एम विद यू थ्रू थिक एंड थिन, मतलब मैं आपके साथ हूँ। आई एम विद यू थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन मतलब जिसको बोलते हैं ना सुख दुख, तो मैं आपके सुख दुख में आपके साथ हूँ। तो किसी व्यक्ति के साथ खड़ा होने के सेंस में विद आता है। ऐसे ही कट दिस एप्पल विद ए नाइफ, मतलब किसी चीज को काम में लेके कुछ काम करना, तो वहां पे भी विद का प्रयोग होता है कि सेब को नाइफ से काटो, तो यहाँ पे भी विद आता है। अबाउट, मतलब अबाउट जैसे तीन सेंस में आता है। जैसे कि कंसर्निंग, मतलब किसी विषय में या बारे में। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूँ, ये हो गया पहले का एग्जाम्पल उसके विषय में। अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग, इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, मतलब दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, लगभग के सेंस में आ गया। ऐसे ही इंटेंशन टू डू एक्शन, कुछ करने का इरादा। जैसे आई एम अबाउट टू स्टार्ट ए न्यू सेशन, मतलब मैं एक नया सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उस सेंस में भी अबाउट आता है। कुछ करने का इरादा हो तो वहाँ भी अबाउट आता है। फोर, फोर देख लेते हैं अब। रवाना होने के लिए, ऐसे बोलते हैं ना, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे, मतलब वो दिल्ली कल दिल्ली के लिए रवाना हो गया, तो यहाँ पे फोर का प्रयोग होता है। फोर, फोर से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, फोर से।
फोर देखते हैं अपन, फोर भी अच्छा है। फोर भी आपको अच्छे से पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं फोर से, क्योंकि फोर से क्वेश्चन बनने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। जैसे कि आगे देखते हैं, किसी के लिए कुछ लेने के लिए, लेन लिख रखा है, लेने के लिए। आई बोट ए फैन फॉर मनीष, आई बोट ए पैन फॉर मनीष। ये तो बोलते ही हैं कि मैंने मनीष के लिए एक पेन खरीदा। आई बोट ए पेन फॉर मनीष, यहाँ पे फोर आ गया। यहाँ पे फोर आ गया। किसी की पसंद बताने के लिए, जैसे सी हैज ए टेस्ट फॉर म्यूजिक, तो यहाँ पे फोर आ गया कि उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है या उसको म्यूजिक पसंद है। तो किसी की पसंद बताने के लिए भी फोर आ गया। ही बोट दिस पेन फॉर 10 रुपीज, उसने यह पेन 10 रुपए में खरीदा, तो यहाँ पे भी फोर आ गया। अब ओ फॉर फ्रोम, ये अच्छे हैं, मतलब सीजीएल में तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते थे इनसे, आपके भी आया हुआ है एक क्वेश्चन मैंने देखा आज। जैसे कि ओ फॉर फ्रोम, इस पे डिस्कस करते हैं। जैसे सेंट्रल लेवल की जो एग्जाम होती हैं उसमें तो इनमें डिफरेंस करते हैं। मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ बुक्स में कि जब बीमारी से मरते हैं तो ऑफ का प्रयोग करते हैं, जब कारण से जैसे भूख या प्यास से किसी की डेथ होती है तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही डाइड ऑफ कैंसर, अगर कोई कैंसर से मरा है मतलब बीमारी से मरा है तो ऑफ का प्रयोग हो गया। ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट, मतलब प्यास से मरा है तो फ्रॉम हो गया। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कि एक बुक में भी देखा, और ये एलडीसी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, एलडीसी 2018, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन ही टाइप करवा लिया ये। इसमें क्या था कि इट इज़ टेरिबल दैट सम पीपुल आर डाइंग एंड, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, हंगर वाइल अदर इट टू मच, कि मतलब ये भयानक है कि कुछ लोग तो भूख के कारण मर रहे हैं, और मतलब जो अदर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे भूख के कारण मर रहे हैं, तो अपने वाले के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे फ्रोम आना चाहिए, लेकिन इसमें यही ऑप्शन दे रखे थे। तो मतलब एग्जाम में ऐसे आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि ओन, इन, एट, इनमें से तो आना ही नहीं है। आता तो ऑफ या फ्रोम में से आता, फ्रोम दे नहीं रखा तो वैसे ही मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑफ दे रखा है तो ऑफ ही इसका आंसर है। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जैसे बीमारी से मरे, जैसे ही डाइड, मतलब ऐसे भी आ सकता है ही डाइड ऑफ कैंसर, या ही डाइड फ्रॉम थ्रस्ट, या ही डाइड फ्रॉम हंगर, तो ऑफ या फ्रॉम दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी अपन कल लेंगे तो देखेंगे, कई बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और भी मिल जाएंगे आपको एग्जाम्पल, पीवाई क्यू करेंगे वहाँ पे, फिर से उसको समझा दूंगी, आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। अब जैसे एक और है इसका, ओ फॉर फ्रॉम का, जब वस्तु का रूप नहीं बदलता तो ऑफ आता है, और जब वस्तु का रूप बदलता है तो फ्रोम आता है। जैसे कि द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, जैसे कि कोई अंगूठी गोल्ड की बनी है तो वो ओबियसली बाद में भी गोल्ड की रहनी है। ऐसे ही द टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल लकड़ी की बनी है तो टेबल बनने के बाद में भी वो लकड़ी की रहने वाली है, मतलब फॉर्म, उसके फ्रॉम जो फॉर्म है, उसका रूप है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग हो गया। ऐसे ही अगर जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, अगर बटर, मिल्क से बटर बनता है तो ओबियसली उसके पूरा रूप चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे फ्रॉम हो गया। जैसे फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट, मतलब गेहूं से आटा बनता है तो भी फ्रॉम, मतलब उसका पूरा रूप बदलता है तो फ्रॉम, और जस्ट मतलब उसके रूप में कोई बदलाव नहीं होता। ये दोनों एग्जाम्पल तो ऑफ, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। अभी तक मेरे को मिला तो नहीं है इनसे आया हुआ क्वेश्चन, बट अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, और कल थोड़ा और देख लेंगे। ऑफ का, ऑफ का उपयोग हाँ उत्पत्ति बताने में, मतलब किसी का ओरिजिन बताने के लिए ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली, मतलब वह एक कुलीन परिवार से आता है। ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली, वह एक कुलीन परिवार से आता है, तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग हो गया।
इसका ओरिजिन बताने या उत्पत्ति बताने में भी ऑफ का प्रयोग होता है। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप ध्यान रख लेना। अब जैसे ऑफ के कुछ और प्रयोग होते हैं, जैसे फॉन्ड ऑफ, ये बिल्कुल ध्यान रख लेना। फॉन्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, असेम्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ मतलब भयभीत होना, टायर्ड ऑफ मतलब थका हुआ होना, असेम्ड ऑफ शर्मिंदा होना, प्राउड ऑफ गर्वित होना किसी चीज पे, फॉन्ड ऑफ शौकीन होना। फॉन्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, असेम्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ। जैसे एक एग्जांपल लिया है, ही इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट, कि उसको मतलब वह भूतों से डरा हुआ है, उसको भूतों से डर लगता है, इस सेंस में अफ्रेड के बाद में ऑफ। ऐसे ही लास्ट ओन। ओन मतलब, हाँ ओन भी अच्छा है। जैसे ये एग्जांपल मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने स्पेशली इसको लिखवाया है। रमन लाइव्स ऑन राइटिंग, मतलब वो लेखन पर निर्भर है, इस सेंस में ओन आता है। रमन लिव्स ऑन, लिव्स लिव्स ऑन राइटिंग, तो मतलब उसकी जो लाइफ है या उसकी जीविका है वो टोटली राइटिंग पे निर्भर है, तो इस सेंस में ओन आता है। ऐसे कुछ फ्रेजेस होती हैं, जैसे ओन पर्पज मतलब जानबूझकर, ऑन द होल मतलब कुल मिलाकर। ऐसे ही ऑन फुट, ये तो कॉमन है, पैदल पैदल जाने को ऑन फुट बोलते हैं। तो ये अपनी प्रीपोजिशन हो चुकी हैं कंप्लीट। फाइनल कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती हैं, तो उसकी पीडीएफ आपके साथ टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, लगभग 2-3 पेज में। वो भी एक बार आप देख लेना, कोई क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है। तो हमने आर्टिकल और प्रीपोजिशन को कुल मिलाकर 2 घंटे से भी कम समय की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। इस इस समय हमने जो भी मैटर कवर किया है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम में या तो जहाँ से मतलब क्वेश्चन आने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, या यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, बिल्कुल कोई मैटर उठाया है। वैसे तो ये जो टॉपिक्स हैं आर्टिकल और डिटरमिनर का, ये 10 से 12 घंटे की क्लास के हैं, लेकिन हमने बहुत ही सिलेक्टेड मैटर कंप्लीट किया है। आप इसी को पढ़ लेना। तो पीवाई क्यू अपन कल करेंगे, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इसको 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लें, तभी पीवाई क्यू करने का फायदा होगा। जैसे मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि पीवाई क्यू करवाओ, लेकिन डायरेक्ट मैं पीवाई क्यू लेके बैठ जाती तो कुछ जरूरी थोड़ी है कि मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, वो वैसे का वैसा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा आपको। कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए ना उससे पहले। तो अभी अपने सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अपन कल पीवाई क्यू की क्लास लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।